और आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां जलगांव से तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी के साथ संवाद कर रहे हैं, सुनिए। चाहे वो ड्रोन दीदी हो, जब वो ड्रोन चलाकर रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल सकती है, इस तरह की योजना है तो बहुत फायदा। चलिए, शिशिर भी हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्योंकि तो देखिए ये तस्वीरें हैं जहां लखपति दीदियों से बातचीत कर रहे हैं। ये लखपति दीदी हैं जिन्हें पैसे तो मिले हैं और इन रुपयों से किस तरीके से वो अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि समाज को सुधारने के लिए ये टोकन ऑफ मनी एक बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जाता है। और इन्हीं दीदियों से मन की बात चल रही है, क्योंकि जब एक महिला के हाथ में कमान घर की होती है तो घर बड़ा खूबसूरती से चलाती हैं। ऐसे में अगर लखपति उन्हें बनाया जाए और किसी न किसी एक हुनर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल जाए, एक राशि मिल जाए, तो उससे क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही आइडियाज को इन महिलाओं से बातचीत करके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए किस तरीके से आज 2 राज्यों का दौरा है, जहां पर पहली तस्वीर आप देख ही रहे हैं, नया गांव, जहां लखपति दीदियों से मुलाकात, उनका स्वागत कैसे किया इन दीदियों ने, इन बहनों ने, और उनका स्वागत उन्हीं की थाली की आरती से ऐसे किया। और ये रही फोक डांस, ट्राइबल डांस, जैसे स्वागत किया गया। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कोलकाता रेप मर्डर केस पर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजी के बाद सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन सुबह से देखा जा रहा है। रेप मर्डर केस के तार जोड़ने की कोशिश में सीबीआई है, जगह जगह छापेमारी चल रही है। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएं। आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। इसके लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है। प्रेसिडेंसी जेल जिसमें संजय मौजूद है, वहां पर उसके पहुंचने की खबर मिल रही है। दिल्ली से पहुंची थी जो सीएफएसएल की टीम एक्सपर्ट्स के साथ, वो भी प्रेसिडेंसी जेल पहुंची है। अब आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया था। कल ही संजय का भी होना था पॉलीग्राफ टेस्ट, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये हो ना पाया। तो आज ये पॉलीग्राफ टेस्ट होने की खबर मिल रही है। टीम पहुंच चुकी है। वरुण ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं, वरुण से ही जानकारी लेते हैं। वरुण बताइए, कितना वक्त हो गया है सीएफएसएल की जो टीम पहुंची है और कितना टाइम लग सकता है? कुछ इनसाइड अपडेट हो आपके पास? देखिए, बिल्कुल करीब आधा घंटा हो चुका है। सीबीआई की जो सीएफएसएल की टीम है वो प्रेसिडेंसी जेल पहुंच चुकी है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि और 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। बेहद अहम हो जाता है संजय राय का ये पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्योंकि सीबीआई को इस बात की पूरी आशंका है कि जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जो आरोपी संजय राय अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ कोई एक दूसरा शख्स या कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जो सेमिनार रूम है उसके दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी। तो आखिरकार क्या इसके पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी है? क्या कोई सेमिनार रूम के बाहर कोई शख्स था जो कि जानकारी दे रहा था, हर जो आरोपी संजय राय है उसको इस बात के लिए आसपास नज़र बनाए हुए था? कई और लोग हैं जो कॉलेज की जो प्रोफेसर है, एक्स प्रिंसिपल है, क्या वो कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में तो शामिल नहीं है? तो आखिरकार उस रात को पूरा घटनाक्रम क्या था, इन सबको जानने के लिए जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो करवाना चाहती है सीबीआई। और कल कुछ टेक्निकल वजह से जो सीबीआई की टीम पहुंची तो थी प्रेसिडेंसी जेल, लेकिन जो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हो पाया था। तो अगर अब से 10 से 15 मिनट के अंदर भी पॉलीग्राफिक टेस्ट शुरू होता है तो 5 से 6 घंटे की प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो सवालों की लिस्ट सीबीआई ने पहले से तैयार कर रखी है वो सवाल दागे जाएंगे। बेहद कंट्रोल अनकंट्रोल वे में जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि आसमान का रंग क्या होता है, सेब का रंग क्या होता है। ये बड़े अनएक्सपेक्टेड सवाल भी होते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो सवाल पूछे जाए उस पर किस तरीके से बॉडी ने रिएक्ट किया, उन सब नतीजों के आधार पर ही सच या झूठ का फैसला होता है। तो अब से 10-15 मिनट में अगर ये टेस्ट शुरू होता है तो 4-5 घंटे लगेंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट को पूरा होने में। जी बिल्कुल, देखिए वरुण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने सही एग्जांपल दिया। नर्वस सिस्टम को शॉक में डाल करके नर्वस सिस्टम जब काम डाउन हो, किस तरीके के बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है सामान्य सवाल पे और कठिन सवालों पे कितना हार्ट बीट बढ़ रहा है। अमूमन यही अंदाजा लगाया जा सकता होगा, उसी अंतर के आधार पर टीम को कुछ जानकारी मिले। क्योंकि लगातार ये भी तो खबर आ रही थी ना वरुण की ये जांच में बहुत सारी बातें नहीं कह रहा है। और जो टीम आई थी साइकोलॉजी टेस्ट करने वाली, उसने भी बताया था कि इसकी साइकी बहुत क्रिमिनल साइड या सेक्सुअली डिसऑर्डर टाइप कुछ इस तरीके की जानकारी आई थी।
देखिए बिल्कुल, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, साइकोलॉजिस्ट पहुंचे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल डिसऑर्डर वो इसके अंदर नजर आता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, सवालों के जवाब बेहद नपे तुलित तरीके से दे रहा था। यही वजह थी कि सीबीआई की जो डॉक्टर्स थे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक बार पॉलीग्राफिक टेस्ट संजय रॉय का करा लेना चाहिए। अगर इसका टेस्ट होगा तभी जो सवाल बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से सोच समझकर साइकोलॉजिस्ट के आगे जवाब दे रहा था और सीबीआई एक्सपर्ट की टीम के सामने दे रहा है, उन्हीं सवालों को बेहद एक अलग अंदाज में, जिसमें कि वो हाँ या ना में जवाब दे सके, वो सवाल अब दोबारा से संजय रॉय के आगे रखे जाएंगे। क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का शक है। सेमिनार हॉल था, उसके दरवाजे की भी कुंडी टूटी हुई थी। सीबीआई को ऐसा लग रहा है कोई शख्स बाहर ना खड़ा हो, क्योंकि क्यों, अगर किसी ने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, आसपास किसी को किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई, ये कैसा संभव हो सकता है। तो इसीलिए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को का पता लगाने के लिए, अनर्थ करने के लिए, और जिस तरीके से संजय राय बेहद दिमागी तौर पर मजबूत है, सवालों के जवाब छुपाने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं सवालों का हाँ या ना यानी कि सच में जवाब हासिल करने के लिए ये पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल वरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीन को रिक्रिएट किया गया, तो बहुत सारे रेफरेंस इस वक्त सीबीआई के पास हैं। जिस तरीके के बयान दिए गए, सीन को रिक्रिएट करने पे उनके मिलान का अंतर कितना होगा, इसके अलावा जो जवाब वो दिया है और उसी सवाल को जब दोबारा पॉलीग्राफिक टेस्ट के सामने पूछा जाए तो उसके सच्चाई का अंतर कितना पता चल रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन है जो लोगों के सामने हैं। इसके अलावा जो आज का ये टेस्ट है, ये 4 से 5 घंटे का और सेट पैटर्न के साथ, सवालों के साथ सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा कल की बात करें तो कल के पॉलीग्राफिक टेस्ट से कुछ निकल करके आया था क्या? उससे कोई जानकारी निकल के आई थी या इनसाइड अपडेट आई थी वरुण? देखिए, थोड़ा सा कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है तो अलग अलग एक्सपर्ट सीएफएसएल के वो बैठते हैं, सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, उसके बाद कंपाइल कर ही इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि इसने किन किन सवालों के जवाब गलत दिए, किन सवालों के जवाब सही दिए। तो वो कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल थे, वो कौन से सवाल है जिनके जवाब संदीप घोष कल छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर है, संदीप घोष के पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद रहेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, क्या इससे कुछ जानकारी निकल के आती है। वरुण बहुत सारी अपडेट्स के साथ जुड़े और हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बताएं। ऑपरेशन आरजीकर के बाद सीबीआई का एक्शन किस तरीके से दायरा बढ़ गया, आप अंदाजा लगाइए कि कोलकाता में संदीप घोष के घर के बाहर सीबीआई की टीम नजर आई और 1 घंटे के इंतजार के बाद घर वालों ने दरवाजा खोला तो घर के भीतर पहुंच करके टीम ने 5 घंटे की रेड की है। डॉक्टर देबाशीष जो राइट हैंड कहे जाते हैं संदीप के, उनके घर पर भी सीबीआई की रेड हुई। डॉक्टर देबाशीष के यहां भी 4 घंटे की कार्रवाई चल रही है। यानी कुल मिलाकर के सीबीआई का जो मोडस ऑपरेंडी है, हर वो निशाने पहले टारगेट कर लिए जाते हैं, मार्क कर लिए जाते हैं जहां कहीं भी कोई भी कागजात छुपा सकता हो आरोपी, और ऐसे जगहों पर एक साथ रेड की जाए ताकि किसी को कोई मौका ना मिले कहीं से भी हिलने का। इसी मद्देनजर 15 लोकेशन के साथ सीबीआई का एक्शन सामने आया है। तो सीबीआई का ये एक्शन एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन आरजीकर के बाद हुआ है। आपको हम बताएं वो स्टिंग ऑपरेशन जिसे एबीपी न्यूज ने कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के हर उस किरदार की कुंडली खंगाली, हर उस तार को जोड़ने की कोशिश की जो बलात्कार के बाद बर्बर हत्या के पीछे राजदार है, और उसी राजदार को खुफिया कैमरे के पीछे हमने कैद किया। ऐसा ही एक बड़ा राजदार डॉक्टर देबाशीष सोम, जिसका नाम लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने लिया, वो प्रिंसिपल संदीप घोष का राइट हैंड था। और शक यह है कि वारदात के ठीक बाद प्रिंसिपल ने जो भी किया उसमें देबाशीष की बड़ी भूमिका, और भूमिका ना हो तो उसकी पूरी जानकारी देबाशीष को थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राइट हैंड कहे जाने वाले डॉक्टर देबाशीष सोम वारदात के ठीक बाद संदीप के साथ साई की तरह मौजूद था। अब एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने डॉक्टर देबाशीष को तलाशना बड़ी चुनौती थी। इससे भी बड़ा चैलेंज था उसे बातचीत के लिए राजी करना और राज उगलवाना। हमने तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर देबाशीष का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही हमने देबाशीष को कॉल किया वो बुरी तरह डर गया। देबाशीष ने पूछा, क्या आप सीबीआई से हैं? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हमने उसे साफ किया कि नहीं, हम सीबीआई से नहीं हैं।
और उसके बाद आखिरकार डॉक्टर देवाशीष हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत करने को राजी हुआ। देवाशीष फॉरेंसिक मेडिकल विभाग में डॉक्टर है। हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां देवाशीष कुछ ही सेकंड में पहुंच गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बातचीत की शुरुआत में ही देवाशीष ने खुफिया कैमरे पर यह बात कबूल कर ली कि उसने वारदात के दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से कई बार बात की थी। वो दिन 4 बार फोन में बात हुआ था। फर्स्ट कॉल वाज ऑन 12:50 PM नाइट, सेकेंड वाज ऑन 1:28, थर्ड वाज ऑन 5:49 and fourth was on 5:51। अब जरा प्रिंसिपल की तरफ से देवाशीष को की गई कॉल की टाइमलाइन को और वारदात की टाइमलाइन को जोड़कर देखते हैं। 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे लेडी डॉक्टर का शव मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस चौकी को खबर दी गई। सुबह 11:30 बजे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचे। प्रिंसिपल संदीप घोष ने दोपहर 12:50 पर देवाशीष सोम को पहली कॉल की। ये लगभग वो वक्त था जब पुलिस मौके पर थी। 12:44 पर पीड़ित को मृत घोषित किया गया। दूसरी कॉल दोपहर 1:28 पर की। ये वो समय था जब पुलिस को अस्पताल ने मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपा। तीसरी कॉल शाम 5:49 पर की। इसके कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। प्रिंसिपल संदीप घोष ने देवाशीष को चौथी कॉल शाम 5:51 पर की। इसके करीब 20 मिनट बाद अस्पताल में ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ था, यानी 2 लगातार कॉल पोस्टमार्टम के ठीक पहले की गई। बातचीत आगे बढ़ी तो देवाशीष ने एक और खुलासा किया। जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर लगा सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर के पूरे हिस्से को कवर नहीं करता, यानी यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स थे जिससे बचकर कोई भी निकल सकता था। हम लोग वो कैमरा वही बताया था जो वहां पर कैमरा है, एक तो कॉरिडोर में है, वो बोला दैट इज नॉट इन द सेमिनार रूम। सेमिनार रूम में कैमरा, सेमिनार रूम तो बाहर में भी नहीं था, वहां पे था कैमरा। अच्छा, दोनों लिंक है, उस साइड का पेशेंट होता है या इमरजेंसी सेकंड फ्लोर पर। क्या उस फुटेज में ये जिस डिस्टेंस पे है वो इजीली विजिबल होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? इफ द पर्सन वाज इन दैट रूम इट कैन बी इजीली। ये अक्यूज उस रूम पे गया था क्या कुछ, अगर आपने समझ पाए हो? प्रॉपर कैमरे की अरेंजमेंट नहीं थी। एक्चुअल बच सकता है यहाँ से जाना पड़ेगा, वो लिफ्ट में से जाना से आप हमको ले जा सकते हैं। सीढ़ी से गया हो, ये इतने पीछे से है वो मेरा आइडिया नहीं है। अगर सीढ़ी से गया हो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, कैमरे की निगाह से बाहर हो जाएगा। बाहर समझना है कि कैमरा से बाहर आ गया, वो तो कैमरा नहीं है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजिकर में अब तक के खुलासे में ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि वारदात की जगह से बिना कैमरे की जद में आए निकला जा सकता था। सवाल उठता है, क्या सीसीटीवी कैमरे के एंगल से बच निकलने का रास्ता आरोपी संजय रॉय को पहले से पता था और क्या उसने इसी बात का फायदा उठाया? एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जब डॉक्टर देवाशीष सोम से बातचीत आगे बढ़ाई तो एक और राज बेपर्दा हो गया। फॉरेंसिक विभाग के इस डॉक्टर ने बताया कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में शवों के साथ क्या होता था। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। राज्य ने बनानी चाहिए। ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट्स का रिहेबिलिटेशन, ये 4 सूत्र पर ही हम सफल हो सकते हैं। पीट, एनडीपीएस और संपत्ति जब्त करने के कानून के अधिकार का उपयोग करने में जो आदतन गुनहगार है, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसकी जितना उपयोग बढ़ेगा, इसको रोकने में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। विगत 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनसीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। देश भर में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत पुख्ता हुई है। 2004 से 14 तक 1250 केस रजिस्टर हुए थे, अब 4150 हुए, 230% की वृद्धि। कुल अरेस्ट 1360 था, अब 6300 हुआ है, 364% की वृद्धि है। 1.52 लाख किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया था, अब 5,43,000 किलो पकड़ा गया,
2.257% की वृद्धि है। और ड्रग सीज जो किया गया, इसकी कीमत जो क्वालिटी केसेस का एक पैरामीटर होता है, पहले 5900 करोड़ के ड्रग सीज किए गए थे, अब 22,000 करोड़ के ड्रग सीज किए गए हैं। तो 10 साल में इस लड़ाई को हम बहुत अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, मगर अभी काफी काम बाकी है। इसलिए एनकोर मैकेनिज्म को 2019 से हमने रिवाइव कर शीर्ष स्तरीय एनकोर समिति, कार्यकारी राष्ट्रीय स्तर की एनकोर समिति, राज्य स्तरीय एनकोर समिति जिसके मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं, और जिला स्तरीय एनकोर समिति जिसके जिला अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। ये चारों एनकोर के माध्यम से, इसकी रेगुलर बैठक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आगे कहा चर्चा में, एनकोर की हर मीटिंग मिनिटाइज होनी चाहिए, इसमें लक्ष्य तय करने चाहिए, ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और लक्ष्यों का तय किया हुआ उसके अचीवमेंट का रिव्यू भी हमने करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मानस पोर्टल अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका उपयोग करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आईगोट का उपयोग करना चाहिए, और ढेर सारे कार्यक्रम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, इसका भी उपयोग करना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत सरकार की एजेंसियों की मदद कुछ अंतरराज्यीय केसों में, अंतरराष्ट्रीय केसों में जरूर राज्य ले सकता है, हम पूरी मदद करेंगे। और कुछ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय केस एनसीबी को अगर आप सौंपते हैं तो भी इस स्वागत योग्य इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन की मर्यादा के बियॉन्ड अगर केस का रीच है तो एनसीबी उसको कर पाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, पीट एनडीपीएस का उपयोग यहां पर बढ़ाना चाहिए, इससे बड़ी नार्कोटिक्स को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, ये तंत्र का भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। तो 3 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा, आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह जहां सहकारिता वाली मीटिंग हो गई और अभी नशा मुक्ति के बारे में तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। भारी बारिश के कारण देश भर में हाल बेहाल है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं और किस तरीके से बारिश ने तबाही मचा कर रखी है उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर है, बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। खास तौर से चाहे वो रिहायशी इलाके जो हैं वो बुरी तरीके से मुश्किलों में हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, भोपाल की बात करें हम, अगर मध्य प्रदेश में उज्जैन की बात करें, उदयपुर, अजमेर, गोंडा, मुरादाबाद, वलसाड और पुणे, ये 8 तस्वीरें जो हैं ये देश के 8 अलग अलग हिस्सों की हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद बाढ़ का एक नया संकट आ गया। लेकिन इस संकट को हम कृत्रिम कह सकते हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते जो बारिश है वो हर साल बाढ़ का रुख ले लेती है। महाराष्ट्र के पुणे और रायगढ़ में कल रात से हो रही है बारिश, इसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। पुणे के डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन का वीडियो सामने आया है, जिसमें मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पुणे का डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन है जहां पर भारी जलभराव हो गया है। ये तस्वीर पुणे की डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन का ये वीडियो सामने आया है, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। और आप देखिए इसमें किस तरीके से मेट्रो स्टेशन के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न है, और लोगों को इसके कारण खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में यहाँ पर खास तौर पर दिक्कतें हो रही हैं। मेट्रो स्टेशन जिससे आमतौर पर आवाजाही यहाँ पर की जाती है, जिस तरीके से अब ये पानी में डूब गया है, सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो यहाँ से गुजरते हैं उन लोगों को करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुणे में मेट्रो स्टेशन के पास ये पूरा पानी भरा हुआ है। पुणे का डेक्कन इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। देखिए किस तरीके से
खासा परेशानियां लोगों को यहां पर हो रही हैं। और अब आपको एमपी के डिंडोरी की तस्वीर दिखाते हैं। यहां खरमेर नदी उफान पर है और यहां पुल पर आप पानी ही पानी देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुल पर पानी बह रहा है। पुल पार करने के दौरान आपको बताएं कि 2 मवेशी भी बह गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुल पर पानी आ गया। खरमेर नदी यहां पर उफान पर है और लोगों को तो परेशानियां हो रही हैं। आप ये देखिए किस तरीके से डिंडोरी में मवेशी भी पानी में बह गए। ये 2 मवेशी थे जो कि बह गए, पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब पुल पर इतना पानी भरा हुआ था उसके चलते ये 2 मवेशी बह गए। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमपी के डिंडोरी की ये तस्वीर, खरमेर नदी है जो कि उफान पर है और उसी के चलते ये जो पुल है ये पूरा पानी पानी हो रखा है और पुल के ऊपर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते पुल पार करने की कोशिश कर रहे ये जो 2 मवेशी थे वो बह गए।